आपके सभा में भी वो चीज दिखाई पड़ रही है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आखिर जब जब चुनाव आता है तो कांग्रेस पार्टी जातिवाद का क्यों खेल खेलती है? सनातन समाज अगर इकट्ठा खड़ा होता है तो इसमें डर किस बात का है? लोगों के चेहरे पर अब मुस्कुराहट बता सकता है कि भाजपा आ रही है, भाजपा आ रही है, भाजपा आ रही है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण। इस वक्त हम राजमहल विधानसभा में हैं और राजमहल विधानसभा में आज जो असम के सीएम हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, वो एक जनसभा को संबोधित करके गए हैं और अभी तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। काफी देर से हम इंतजार करते रहे। लग रहा है कि उत्साह आपके समर्थकों का कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं, देखिए, ये तो प्यार राजमहल क्षेत्र वासियों का है, उधवा वासियों का है और हर वो हाथ जो भारत माता की जय के लिए उठता है उनका ये दिया हुआ प्यार है। और इस प्यार को पूरे समर्पण भाव से मैं उनके चरणों में समर्पित करूंगा। और 2 बार यहाँ की जनता ने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दी, मुझे विश्वास है कि इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ करके राजमहल की जनता एक नया इतिहास बनाने वाली है। आप देख रहे होंगे कि उधवा से जब चलते हैं तो लोगों का काफिला कम नहीं हो रहा है। हजारों हाथ उठ करके पुष्पगुच्छ बरसा करके आदरणीय हेमंता बिस्वा शर्मा जी को, भारतीय जनता पार्टी को, जय श्री राम के उद्घोष को, भारत माता की जय के साथ ये हजारों हजार जनता आज ये प्यार और आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार बैठी है। लेकिन सर, एक बात और देखने में आती है, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस तरीके से इसका एक हमें डायनेमिक्स दिखाई पड़ता है, उसमें जय श्री राम का नारा बहुतों को डराता भी है। क्या कि डर किस बात का? मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो हमारी आत्मा है, राम तो हमारे आराध्य है, राम इस देश की आत्मा है और प्रभु श्री राम का जय घोष तो हमारे अंतःकरण की आवाज है। ये तो हमारी अंतःकरण की आवाज है। इससे डर किसी को कैसे लग सकता है? पंथ अलग हो सकता है, पूजा पत्ती अलग हो सकता है, लेकिन प्रभु श्री राम हमारी आत्मा है, इस देश के सनातन संस्कृति के धरोहर है। इसलिए राम हमारी आत्मा है, राम से किसी को भय करने की जरूरत नहीं है। सर, कल हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गोड्डा में आए थे, उस जनसभा में भी थे हम, वहां भी उन्होंने एक बात कही, आपके सभा में भी वो चीज दिखाई पड़ रही है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो क्या भारत जैसे देश में, झारखंड जैसे राज्य में हिंदुओं की सेफ्टी कोई कंसर्न है वाकई? नहीं, क्यों? आखिर जब जब चुनाव आता है तो कांग्रेस पार्टी जातिवाद का क्यों खेल खेलती है? देश में अल्पसंख्यक समाज भी बहुत सारा है, उनके अंदर भी जातियां है। क्या ये इंडिया अलायंस, कथित इंडिया अलायंस जो कभी यूपीए था, कभी कांग्रेस बन करके था, उनको समाज के सभी वर्गों में जातियां नहीं दिखती है? तो अगर समाज अगर इकट्ठा सामूहिक ताकत के साथ खड़ा होता है, सनातन समाज अगर इकट्ठा खड़ा होता है तो इसमें डर किस बात का है? क्यों इस प्रकार के नैरेटिव एक विपक्ष के साथ ही फैलाने का बात करते हैं? क्यों? आपने देखा होगा कि जब लोकतंत्र का ये महापर्व प्रारंभ हुआ है और लोकतंत्र के महापर्व में जिस समाज के बारे में, लोकतंत्र के इस महापर्व में जिस समाज के बारे में लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, उस लोकतंत्र के महापर्व में ये बहुसंख्यक हिंदू समाज भी है जो सारे राजनीतिक दलों को अपने छतों पर झंडा लगाने के लिए आमंत्रण देता है और झंडा लगाता है। हमको लोकतंत्र पे पूरा विश्वास है, लेकिन आप उठा करके देख लीजिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का झंडा या अन्य किसी राजनीतिक दल का झंडा किसी और घरों में क्यों नहीं रहता है? तो इसलिए हमको लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है। हर एक हिंदू समाज, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये बात को कहते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम को उद्घोष करते हैं। हर समाज को गले लगाने को तैयार रहते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि हम प्यार के लेकर के आपके बीच में जाते रहे और आप हमारे साथ उसी प्रकार का दूरी और व्यवहार करें। लेकिन सर, हिंदू समाज को जब हम लार्जर आइडेंटिटी के तौर पर देखते हैं तो यहाँ जातियां हैं, जातियों के भीतर विभेद हैं। आप तो इतने पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि हैं, क्या ये सिर्फ राजनीतिक नारा है एक साथ करने का, हिंदुओं को वोट लेने का? इससे कोई बटन नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ, उस आदिम जनजाति की बेटी रबिका पहाड़िन का क्या दोष था जिसको टुकड़ों में काट काट करके फेंक दिया गया? ये संथाल के माटी में अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों का अवैध रूप से प्रभाव नहीं बढ़ा है, अतिवादी विचार नहीं बढ़े हैं, तो आज रबिका पहाड़िन को टुकड़ों में काट करके फेंका नहीं जाता। दुमका के अंदर बेटी अंकिता के साथ निर्मम उसकी हत्या नहीं होती। इस प्रकार की डेमोग्राफी नहीं बदलती। जिस उधवा प्रखंड में आप खड़े हैं, यहाँ वर्ष 2014 से 19 के बीच में मात्र 8000 मतदाता बढ़ते हैं
और 19 के 24 के बीच में 22,000 मतदाता बढ़ते हैं। ये देश के इतिहास में अपने आप में रिकॉर्ड है। इतने अप्रत्याशित मतदाता कहां से बढ़ते हैं? ये वोट जिहाद नहीं है तो और क्या है? इसीलिए इस बात को लेकर के समाज, जो भी मैंने कहा प्रारंभ में कि भारत माता के जयघोष में जो हाथ उठता है वो हाथ इसके साथ खड़ा है। हालांकि सर, हम ये सवाल जो आपका विपक्ष है इस वक्त, आप लोग अभी विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है झारखंड में, हम सारे बड़े नेताओं से अपनी ओर से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा के अध्यक्ष से भी पूछा, यहाँ दीपिका पांडे जहां से लड़ रही हैं उनसे भी, उन सब का ये कहना है कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी नए तरीके का हुज्जत वोट बैंक की पॉलिटिक्स में, और बीएसएफ उनके पास, केंद्र में सरकार उनके पास, और झारखंड तो कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर नहीं करता। यही तो दुर्भाग्य है कि मैं आप ही के माध्यम से उन सारे जो भी राजनीतिक नेताओं का बात कहा आपने कि झारखंड विधानसभा इस बात की साक्षी है। और अब तो उससे भी आगे हट करके माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगाम लगाओ और किसी प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिए इस इलाके में नहीं है, उसको चिन्हित करके बताने का काम करो। आपको आश्चर्य होगा कि छद्म सेकुलरवादी तुष्टीकरण के राजनीति में ये जेएमएम और कांग्रेस के नेता इतने अंधे हो चुके हैं कि माननीय न्यायालय में भी हल्फनामा दायर करके इन्होंने कहा कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है। जब मैं रांची में मीडिया के बंधुओं के सामने इस बात को उजागर किया, यही सरकार, ये मेरे ही विधानसभा में लगातार सवाल उठाए जाने पर सरकार ने खुद स्वीकार किया कि 4 बांग्लादेशी पकड़ाए हैं, तब आनन फानन में इन्होंने हल्फनामा बदलने का काम किया। तो इससे उसी प्रकार से राजमहल के लोगों का फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड कहां बन रहा है? दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के तलझारी में मैंने विधानसभा के अंदर सवाल किया और सरकार मौन समर्थन घुसपैठियों के प्रति इनका है, इनको घुसपैठियों से प्रेम है। इसके कारण से 3 साल बीत गया, एक भी उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह इनके तुष्टीकरण की राजनीति है। इनको मालूम है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए उनके लिए सुरक्षित वोट बैंक बन रहे हैं और इसीलिए इस प्रकार का यहाँ की डेमोग्राफी को ये बदलवाने का काम कर रहे हैं। घुसपैठ और संतुष्टिकरण की राजनीति के साथ साथ जो राजमहल विधानसभा है, चूंकि आप 2 बार से यहाँ से विधायक भी हैं, आपका आगे का क्या एजेंडा है? मेरा एजेंडा साफ है और मैं अभी भी कह रहा हूं, देश प्रथम का बोध हमारे अंदर है। भारत माता की जयघोष के साथ जो हाथ उठता है उस आवाज के साथ राजमहल विधायक खड़ा रहेगा, पहला। दूसरा एजेंडा है, ये जो हमारा क्षेत्र है, मैं हमेशा सदन के अंदर भी कहा हूं, आज भी आपके सामने माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहता हूं कि हमारा एजेंडा साफ है। जब एकीकृत बिहार था हम 350 किलोमीटर दूर थे, जब एकीकृत झारखंड बना तो भी हम 550 किलोमीटर दूर है। इसलिए मेरा यहाँ के हर चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, यहाँ के लोगों के हाथों में रोजगार सृजन करना, यहाँ की जो मौलिक जरूरतें है उसको पूर्ति करना, इन भावनाओं को समाहित करना, यही मेरा संकल्प है। वो है विकास, विकास, विकास और केवल विकास की भाव के साथ आप जिस जगह खड़े हैं। आज़ादी के 70 साल बीत गए थे, यहाँ लोगों को मिट्टी का मोरम डाल करके जीवन गुजारना पड़ता था। आज पीडब्ल्यूडी की चमचमाती सड़कें, यहाँ के लोगों भी लाल बुकबुकिया गाड़ी वाला बत्ती वो लोगों को दिखाई दे रहा है। ये पूरे इलाके का हर जाति पंथ संप्रदाय के लिए, सबके लिए है। ये बिजली, जो बिजली आप मैं कह सकता हूं कि रांची से, राज्य की राजधानी रांची से बेहतर बिजली देते हैं। इसलिए कि यहाँ के लोगों को सपनों को मैंने अपना सपना बनाया और उस सपना को पूरा करने के लिए जो भी पन पड़ा मुझसे, भगवान ने मेरे अंदर जितना पुरस्कार दिया है किया। और आज जब मैं विधायक बनने आया था तो 2 घंटे 3 घंटे बिजली रहती थी। बिजली अगर चली गई तो 8 दिनों तक बिजली गायब रहती थी। अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो 50,000 से लेकर 1 लाख तक गबन टैक्स लगता था। आज हमारा इलाका इससे पूरी तरह से मुक्त है। यहाँ बिजली का अनेक ट्रांसमिशन लाइन डेवलप किया हमने, अनेक सब स्टेशन बनाया, बिजली का ग्रिड बनाया, पावर ग्रिड ऑफ इंडिया के साथ कनेक्टिविटी किया और आज आसानी से यहाँ के लोगों को 18 घंटा 16 घंटा बिजली मिल रहा है। उसी प्रकार से बच्चों को पढ़ने के लिए हमारा डिग्री कॉलेज नहीं था, यहाँ मॉडल डिग्री कॉलेज देने में काम किया। यहाँ लोगों का जो सामान्य नागरिक की जरूरतें हैं, बच्चों का स्टेडियम नहीं था, स्टेडियम का निर्माण हुआ। यहाँ अंतर्राज्यीय बस अड्डा का डिमांड था, वो डिमांड था। आने वाला समय में साहेबगंज में साहेबगंज से मनिहारी गंगा पुल, नेता आते थे, वचन देते थे, हर चुनाव में नेता वादा भूल जाते थे। यहाँ की जनता को मैंने उस समय आशीर्वाद मांगते समय कहा था कि अगर प्यार और आशीर्वाद मिला तो मैं अनंत ओझा ये वचन देता हूं कि अगर गंगा पुल का काम हम चालू नहीं कर पाएंगे तो मैं आपके चौखट पर खुद के लिए वोट मांगने नहीं आऊंगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गडकरी जी और राज्य में डबल इंजन की सरकार ने यहाँ के लोगों को सपनों को पूरा किया। आगे हमारा संकल्प है, जहाँ एक तरफ युवाओं के रोजगार के सृजन, चूंकि हमारे यहाँ बड़ी संख्या में
क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं, न बिजली थी हमारे पास, न कनेक्टिविटी थी, न 4 लेन की चमचमाती सड़कें देखने को थी। मसले पर जेएमएम की सरकार से तो यदि खफा है युवा, तो आपसे भी निराश रहा? नहीं, हम लोगों ने तो दिया, हम उनके तरह झूठे वादे नारे देकर के नहीं आए। रघुवर दास की सरकार ने 1,03,000 सरकारी नौकरी देने का काम किया। इस इलाके का कोई पंचायत ऐसा नहीं होगा जिस पंचायत से कोई ना कोई युवा रघुवर सरकार में सरकारी नियोजन का में नहीं गया। एसएससी कायदे से नहीं करा पाया। आज एक आध परीक्षा के बारे में आप बोल सकते हैं, लेकिन लाखों परीक्षाओं, अब हजारों लाखों नौजवानों के हाथों में रोजगार दिया। इनके तरह झूठे वादे करके नहीं कि 5 लाख प्रत्येक साल रोजगार देंगे, 25 लाख रोजगार इनको देना था। विधानसभा में जब हमने प्रश्न किया तो 2-3 हजार में सिमट गए। दूसरा, हमने कहा यहाँ के लोगों को कि राजमहल से मानिकचक गंगा पुल की मांग बहुत पुरानी है, और हमने एक वचन दिया है कि अगर राजमहल से मानिकचक गंगा पुल का काम चालू नहीं हुआ तो 2029 में मैं राजमहल विधानसभा क्षेत्र की जनता के सामने वोट मांगेंगे। पहला फेज तो सर बीत चुका है और दूसरे फेज में यहाँ वोट डालने हैं। अनंत ओझा को जानने वाले जानते हैं कि सिर्फ आप अपनी विधानसभा की राजनीति तो नहीं करते हैं, क्या देख रहे हैं इस बार? नहीं, आसपास और ओवरऑल भी झारखंड की जनता मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी आ रही है, एनडीए आ रही है, और जेएमएम कांग्रेस राजद की गठबंधन सरकार जा रही है। राज्य की जनता के मन में छटपटाहट है, युवाओं के मन में छटपटाहट है, किसानों के मन में छटपटाहट है। महिलाओं का जो इन्होंने अपमान किया है उसको लेकर के जनता अपमानित महसूस कर रही है। इसलिए साफ आप देख सकते हैं कि लोगों के चेहरे पर आप मुस्कुराहट बता सकता है कि भाजपा आ रही है, भाजपा आ रही है, भाजपा आ रही है। वहाँ तो मजबूती दिख रही है, मगर कई जगहों पर आजसू लड़ रही है। आपको नहीं लगता आजसू कमजोर कड़ी है? नहीं, कमजोर एनडीए पूरा इंटेक्ट है, और राजग गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, और राजग गठबंधन राज्य में आ रहा है। बहुत शुक्रिया। तो ये हम अनंत ओझा से बात कर रहे थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राजमहल विधानसभा से प्रत्याशी हैं। कहाँ जा रही है बकरी लेके? दीदी, घर का हालत बहुत खराब, तो सोच रहे हैं इसको बेचकर कुछ पैसा आ जाएगा। पर जेएमएम वालों ने तो वादा किया था विधवाओं को विशेष अनुदान योजना मिलेगा, तुमको नहीं मिला? नहीं मिला। और तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो विशेष अनुदान योजना नहीं मिला, आपको मिला क्या? गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in